Welcome to Himanshi Singh channel CDP class 23 टॉपिक नेम NCF 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जिसमें हम NCF के गाइडिंग प्रिंसिपल्स और NCF किसने दिया है, किस साल में ये NCF अपडेट हुआ है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। NCF 2005 तो एक डॉक्यूमेंट है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए करिकुलम का फ्रेमवर्क बनाया जाएगा कि किस तरह की एक्टिविटीज स्कूल में होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाना चाहिए, किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, पीस एजुकेशन होनी चाहिए, मैथ्स होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। दुनिया भर की रिकमेंडेशंस इसमें हैं। सेंट्रल स्कूल में डायरेक्ट एडमिशन रेफर टू एज क्यों नहीं होता? अरे बहुत ड्रामे शांतनु, हम असफल हो जाते हैं एज अ सिस्टम और एज सिटीजन्स जो चीजें डॉक्यूमेंट्स में होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में। तभी तो आप देख रहे हैं ना 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अभी एक वाक्य याद आ गया बट बता नहीं सकती। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कब से हम बात कर रहे हैं? 64 से, 1964 से, और आज तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है अरे इसको ढो लो, अभी भी मतलब ढोते रहो। एनसीएफ उससे पहले कह रहा था, उसके बाद लर्निंग विदाउट बर्डन से उस टाइम पे जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई वो अलग कह रही थी। सब तो कह ही रहे हैं कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अप्लाई कर लो। हो कहां पा रहा है? तो कुछ हद तक हो पा रहे हैं, कुछ हद तक नहीं हो पा रहा। बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, तो वो धीरे धीरे जाके कहीं अप्लाई हो पाती हैं चीजें। तो एनसीएफ 2005 की अगर हम बात करें तो बहुत सारी तो ऐसी बातें हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो जमानों से कह रहे हैं हम कि कर लो बट हो नहीं पा रहे। तो एनसीएफ 2005 एक डॉक्यूमेंट है जिसको एनसीईआरटी ने प्रिपेयर किया। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1963 दिल्ली में हेडक्वार्टर है, जो एजुकेशन में रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए एक काउंसिल है। एनसीईआरटी हम सभी जानते हैं, किताबें पढ़ते हैं आप एनसीईआरटी की, ऑथेंटिक बुक्स होती हैं एकदम। तो अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के द्वारा प्रिपेयर्ड है क्योंकि ये स्कूल एजुकेशन में वर्क करता है। एक एनसीएफ होता है एनसीएफ टीई, टीचर एजुकेशन के लिए 2009 में आया था, और इसको एनसीटीई प्रिपेयर करती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये एक डिफरेंट चीज हो गई, इस पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एनसीएफ 2005 में पूछा जाएगा, और अभी एक नया एनसीएफ भी आया है बट मुझे लगता है इस साल क्वेश्चन पूछेंगे। अगर एक शिफ्ट में भी पूछ लिया तो हम तुरंत आपको दूसरी शिफ्ट में वो करा देंगे, तो अभी से उसको पढ़ने का कोई खास फायदा है नहीं। तो एनसीएफ की जब हम बात करें तो एनसीईआरटी ने प्रिपेयर किया है, ये 4th एनसीएफ है। सबसे पहले 1975 में आया एनसीएफ, फिर 19 बताओ कौन सी ईयर में आया कि मुझे क्या पता है, 77, 1988, एक मिनट, हमें तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, 1988, ईयर 2000 और 2005। ठीक, ये 4th एनसीएफ था आपका, एनसीईआरटी ने प्रिपेयर किया ऑफ कोर्स। तो 1975 में आया, फिर 1988 में आया, फिर ईयर 2000 में आया, और ईयर 2005 में आया। तो हम 2005 जो इसी को अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं लगभग हर जगह। तो ये हमें ध्यान रखना है, 4th एनसीएफ है, एनसीईआरटी के द्वारा प्रिपेयर्ड है। 22 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ, यानी जो 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें इसको ट्रांसलेट करके अलग अलग तरीके से हम एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन ला पाए, करिकुलम उस तरह से डिजाइन कर पाए। प्रोफेसर यशपाल, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी जिसको नेशनल स्टीयरिंग कमेटी कहते हैं। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, चेयरपर्सन थे इसके कौन? प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, चेयरमैन कहने से बचेंगे, जेंडर बायसनेस हो जाएगी। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। एक कमेटी थी, अगेन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, उसके ये हेड थे, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। और इसमें एक बात होती है, मैंने अलग से अगर एक सेशन लिया हुआ होगा इस पे, एक बार देखना। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक एस्से था जिसपे ये पूरा बेस किया गया। फिर एक रिपोर्ट आई थी 1992-93 में, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के, उससे भी प्रभावित हुआ ये। 8वीं अनुसूची में जो हमारी 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 22 भाषाएं हैं, 22 की 22 भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया। इसमें कहा गया कि जो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड ना हो, जो लर्निंग है टेक्स्ट बुक को सब कुछ ना माने, एक्टिविटीज डिफरेंट तरीके होने चाहिए। जो लर्निंग है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या है? जहां टीचर भी एक्टिव है, जहां बच्चा भी एक्टिव है। जग और मग मॉडल को फॉलो ना करे। जग एंड मग क्या होता है भाई, कि जग एक बड़ा सा टीचर है और मग एक छोटा सा बच्चा है जिसमें भर देंगे आप सब कुछ, जो मैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में आपको दिखाती हूँ, वो नहीं होना चाहिए। टीचर और बच्चे दोनों मिल करके एक्टिविटी करके, पैसिव कोई नहीं है, एक्टिव हैं और लर्निंग को क्रिएट कर रहे हैं, ये कहता है एनसीएफ। इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि किस पे बेस्ड है? कंस्ट्रक्टिविज्म पे। एनसीएफ 2005 में रचनावाद की समझ प्राप्त होती है, बेस्ड है किस पे?
कंस्ट्रक्टिविज्म पे, रचनावाद पे, वही रचनावाद जिसको पियाजे और वाइगॉस्की बिलोंग करते हैं, ब्रूनर बिलोंग करते हैं, यानी जो बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करता है। यानी बच्चा क्या है, सक्रिय है, ज्ञान का निर्माता है ना, सोसाइटी हो या पियाजे के अनुसार फिजिकल एनवायरनमेंट हो, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, सुविधा दाता है ना। टीचर वो नहीं है, एक गार्डनर की तरह है जो फैसिलिटेट करे, जहां जरूरत हो वो अवेलेबल हो, बच्चों को बूस्ट करे। टीचर भी एक्टिव, बच्चा भी एक्टिव, ऐसा नहीं टीचर का रोल नहीं है। टीचर का क्या रोल है, फैसिलिटेटर का, सुविधा दाता का। तो जैसे एक पौधा आप लगाते हैं तो उस पौधे में दुनिया भर का पानी एक ही दिन में डाल देते, सारी सनलाइट एक ही दिन में नहीं दे देते, खींच के बड़ा नहीं कर देते। इसी तरह से बच्चों को आप माहौल देते हैं तो फैसिलिटेट करते हैं, माहौल तैयार करेगा टीचर, डिक्टेटर नहीं होगा। अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य बहुभाषावाद होना चाहिए, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म। एक मल्टीलिंगुअल कंट्री में अगर हम बात करें तो लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ऐसा हम कह रहे हैं। दूसरा, सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश एज अ नॉर्मल थिंग। इसमें दो चीजें आती हैं, मैंने बहुत पहले कई बार डिस्कस कर चुकी हूं कि अगर आपसे मल्टीलिंगुअल कंट्री पूछा जाए तो आप कहेंगे ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश। और अगर आप ये कहें कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में, वैसे हम इंग्लिश को पढ़ते हैं क्योंकि मातृभाषा तो है नहीं हमारी, तो ये दोनों ही बातें सही होती हैं। इस पर बहुत विवाद रहता था। लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करेगा ही कि बच्चा करके सीखे और बहुभाषिता, एक से अधिक भाषाएं बच्चा सीख पाए, चाहे वो अंग्रेजी हो या कोई भी भाषाएं हो, बाकी सबको बढ़ावा देना है। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक ना होकर के क्लासरूम को चाइल्ड सेंटर्ड सेंट्रिक होना है। इसके कुछ 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। वो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स कौन से हैं कि एक तो लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी जो बच्चा है उसकी बाहर के जीवन से जोड़िए ज्ञान को, जो वो रियल दुनिया में सीखता है वैसे एग्जाम्पल्स दीजिए, ठीक। और अगर हम बात करें रोट लर्निंग से दूर ले जाइए लर्निंग को, रट्टाफिकेशन, रटंत विद्या चलंत नहीं, क्या करिए, एक्टिविटी सेंटर्ड बनाइए। तीसरी चीज क्या है, करिकुलम को थोड़ा एनरिच्ड बनाइए, जो टेक्स्ट बुक के बाहर की दुनिया में जाए, सिर्फ रटने पे फोकस्ड ना हो। इसके अलावा फोर्थ क्या है, एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट हो बच्चे की जो नेशन के लिए एक धरोहर के रूप में साबित हो, एसेट के रूप में साबित हो, डेमोक्रेटिक व्यक्ति बन पाए, अपनी बात कहना, दूसरों की बात सुन पाना, ये सारे गुण उसमें हो पाए। एग्जामिनेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाइए, बच्चे को डर ना भर जाए उसके अंदर एग्जाम को लेकर के। तो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक्टिविटीज से लेके अलग अलग तरह की चीजें जो भी हम रिफॉर्म्स एग्जामिनेशन में ला सकते हैं वो ला पाए। तो ये 5 हिंदी में गाइडिंग लग जाए कैसे पढ़ाई होने वाली है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मुख्य उद्देश्य वही कि ज्ञान जो स्कूल में या क्लास में पढ़ रहे हैं उसको बाहर के जीवन से जोड़ें, रटंत प्रणाली से दूर करें, मुक्त करें। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, एक्टिविटी सेंटर्ड हो, जो लर्निंग है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी पैदा हो जो नेशन के लिए एक रिसोर्स या एसेट का काम करें। तो ये कुछ बेसिक बातें, अगर इन 5 बातों को आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपका एनसीएफ का क्वेश्चन गलत नहीं होता। और ये शिक्षा बिना बोझ के आभार की लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 की रिपोर्ट थी जिसपे ये बेस्ड था एनसीएफ, ठीक है। See you for नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।